बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त नंबर 6 मुलाहिज़ा फरमाए। अभी तकरीबन 50 गज का फासला तय हुआ होगा कि दाईं तरफ से किसी गाड़ी के हेडलैम्प्स की रोशनियां दिखाई दी। वो गाड़ी तेजी से इसी तरफ आ रही थी। भागो, ये पुलिस है, पशकर ने कहा और तेजी से एक तरफ भाग उठा। तारिक ने भी उसके पीछे दौड़ लगा दी। जीप करीब आ रही थी। अचानक सलीम का पैर झाड़ियों में उलझा और वो मुंह के बल गिरा। उठकर भागा ही था कि फजा फायरिंग की आवाज से गूंज उठी। उसके साथ ही सलीम की फलक शगाफ चीख तारिक की समाज से टकराई। उसने रुककर पीछे देखा, सलीम गिर चुका था। तारिक दौड़कर उसके करीब पहुंच गया। सलीम के जिस्म में 3-4 गोलियां लगी थी। तारिक ने उसे उठाने की कोशिश की तो सलीम कराह कर रह गया। तुम भाग जाओ तारिक, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकूंगा यार। मेरे जिस्म में कई गोलियां बेबस हो चुकी हैं। मेरा ख्याल दिल से निकाल दो, वतन को तुम्हारी जरूरत है। भाग जाओ यार, जल्दी करो। सलीम की ताकत वाकई ऐसी नहीं थी कि उसे साथ ले जाया जा सकता। तारिक ने तेजी से करीब आती हुई जीप की तरफ देखा और झाड़ियों में एक तरफ छलांग लगा दी। उसके साथ ही फजा एक बार फिर फायरिंग की आवाज से गूंज उठी। लातादाद गोलियां तारिक के दाएं बाएं और सर के ऊपर से गुजर गई, लेकिन वो एक इमारत के तारीक हेबले की तरफ दौड़ता रहा। बचकर भी उसी इमारत की तरफ जाते हुए देखा गया था। वो एक कच्चा मकान था जो खंडर में तब्दील हो चुका था। तारिक जैसी एक शिकस्ता दीवार फांद कर अंदर दाखिल हुआ, किसी से टकरा गया। उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। वो पशकर था। कौन हो तुम? पशकर अकलाया। मैं तारुक हूँ, पुलिस की जीप इसी तरफ आ रही है, यहाँ से निकलकर किसी महफूज जगह पर पहुंचने की कोशिश करो। तारिक बोला। मुझे पहले इस किस्म की सूरत हाल का अंदाजा था। तुम्हारा दूसरा साथी कहाँ है? वो पुलिस की गोलियों का निशाना बन गया है। अगर तुम भी अपना जिस्म छिलनी नहीं करवाना चाहते तो जल्दी से निकल चलो यहाँ से। तारिक ने कहा, मेरे साथ आओ। पशकर कहते हुए एक शिकस्ता दीवार की तरफ बढ़ने लगा। उसी लम्हे फजा एक बार फिर फायरिंग की आवाज से गूंज उठी। फायरिंग तकरीबन 300 गज दूर थी और वो दोनों खंडर नुमा मकान से निकलकर मुखालिफ समत में दौड़ने लगे। तकरीबन 200 गज आगे एक छोटी सी बस्ती थी। बस्ती पर सन्नाटा तारी था। अभी अगरचे रात के 9 भी नहीं बजे थे, लेकिन फायरिंग की आवाजें सुनकर लोग घरों में दुबक गए थे। बस्ती के कुत्तों ने भौं कर उनके इस्तकबाल किया, लेकिन वो कुत्तों को इश्कारते दौड़ते रहे और जल्दी उस बस्ती से निकल गए। बस्ती से तकरीबन 50 गज आगे एक बहुत बड़ा बरसाती नाला था, जिसकी दूसरी तरफ शहर की बत्तियां जगमगा रही थी। पशकर बड़ी तेजी से नाले के ढुलवान किनारे पर उतरता चला गया। तारिक भी उसके पीछे था। किनारे के करीब नाले का पानी पिंडलियों तक था, जबकि दरमियान में कमर तक गहरा था। बहुत ज्यादा तेज नहीं था। वो दोनों एक दूसरे का हाथ थामे हुए पानी में चलते रहे और जल्दी नाले के दूसरे किनारे पर पहुंच गए, जहाँ पुख्ता सड़क थी। सड़क के दूसरी तरफ पार्क था और पार्क के परली तरफ शहर की बाकायदा आबादी शुरू हो जाती थी। सड़क पर बाईं तरफ से गाड़ी को आते देखकर पशकर ने तारिक का हाथ पकड़ा और दौड़कर सड़क अबूर करके पार्क में दाखिल हो गया। पार्क में सन्नाटा था। पोल पर जलती हुई बत्तियां ऊँगती हुई महसूस हो रही थी। सड़कों की वजह से पार्क में किसी जीरू का नामो निशान तक नहीं था। वो दोनों बुलंद पौधों और झाड़ियों की आड़ में चलते रहे। अचानक एक जगह वो रुक गए। झाड़ियों की दूसरी तरफ खुसर फुसर की आवाजें सुनाई दे रही थी। पशकर ने तारिक को खामोश रहने का इशारा किया और दबे कदमों आगे बढ़कर झाड़ियों की दूसरी तरफ झांकने लगा। तारिक भी दबे कदमों आगे बढ़ आया। दूसरी तरफ अगरचे तारीकी थी, लेकिन दो इंसानी साए एक दूसरे में उलझे हुए साफ नजर आ रहे थे। उनमें एक मर्द था और एक औरत। पशकर ने तारिक को वहीं रुकने का इशारा किया और खुद यकदम उछलकर झाड़ियों की दूसरी तरफ पहुंच गया। औरत के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। वो बदहवासी में अपनी बिखरी हुई साड़ी समेटने लगी। वो आदमी भी बहुत ज्यादा बदहवास हो गया था। कौन हो तुम? वो आदमी अकलाया। खौफ से उसकी टांगें होले होले कांपने लगी थी। ये तो तुम्हें थाने चलकर पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। पशकर ने कहा। ये लौंडिया कौन है और तुम कौन हो? मैं राजकुमार हूँ और ये मेरी पत्नी है। वो शख्स अकलाया। उसकी उम्र 25 और 30 के लगभग रही होगी, जबकि औरत की उम्र भी 25 के लगभग थी। ये तुम्हारी पत्नी है? पशकर घुर्राया। पत्नी से मोहब्बत का इजहार घर में नहीं कर सकते जो यहाँ झक मार रहे हो? पैंट कमीज उतार दो और ये कोट और जूते भी। आप क्या कर रहे हैं महाराज? जल्दी करो, मैंने जो कुछ कहा है उस पर अमल करो। पशकर घुर्राया। उस शख्स ने जल्दी से जूते, कोट और कमीज पतलून उतार दी। अब उसके जिस्म पर बुनियान और अंडरवेयर के सिवा कुछ नहीं रहा था। पशकर ने उसके कपड़े और जूते उठाकर झाड़ी के दूसरी तरफ फेंक दिए। तारिक मुस्कुरा दिया। वो दिल ही दिल में पशकर की जानत की दाद दिए बगैर ना रह सका। तारिक के जिस्म पर जेल का लिबास था और इस लिबास में वो लोगों के सामने नहीं जा सकता था। इस तरह पार्क से गुजरते हुए उसके लिबास का बंदोबस्त भी हो गया था। तारिक ने जेल का लिबास उतार कर उस नौजवान के कपड़े पहन लिए जो उसके जिस्म पर किसी हद तक ढीले थे। जूते भी काम दे गए। उसने जेल का लिबास गठरी सी बनाकर घनी झाड़ी में ठोंस दिया और उस झाड़ी के ऊपर से कूद कर सामने आ गया। उस शख्स की हालत देखकर तारिक को हंसी आ गई। वो सर्दी और खौफ से थर थर कांप रहा था। सर, पशकर ने तारिक की तरफ देखते हुए कहा, ये 2 परिंदे पकड़े गए हैं। चूंचे लड़ा रहे थे यहाँ झाड़ियों में छुपकर। इनका क्या करें? ले चलें थाने और बंद कर दें हवालात में? मुझे माफ कर दीजिए, भगवान के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। अगर मेरे पति को पता चल गया तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मुझसे जो चाहे ले लें, मैं आपको सब कुछ देने को तैयार हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। तुम्हारा पति क्या करता है? तारिक ने कहते हुए लड़की के चेहरे पर नजरें जमा दी। दूर से आने वाली मदम रोशनी में वो खासी खौफजदा नजर आ रही थी। जी वो सेठ माधुलाल का सेवाकार है।
आज दोपहर मालिक के साथ बरेली गया है, 3-4 दिन बाद आएगा। औरत ने कहा, पति सेठ माधुलाल का सेवाकार है और तुमने यहाँ जनता सेवा शुरू कर रखी है। तारक ने उसे घूरा। मुझे क्षमा कर दीजिए सरकार, मुझे थाने लेकर मत जाइए, इसके बदले जो भेंट आप चाहें मुझसे ले लीजिए। तुम इस वक्त जो भेंट देना चाहती हो उससे हमें कोई दिलचस्पी नहीं। कहाँ रहती हो और घर में तुम्हारे अलावा और कौन है? तारक ने पूछा। शाहजहानाबाद में मेरा फ्लैट है, जहाँ मेरे सिवा घर में और कोई नहीं है, लड़की ने जवाब दिया। घर में कोई नहीं है तो इसको अपने घर क्यों नहीं लेकर गई? पशकर ने उसे घूरा। ये मुझे बाजार में मिल गया था सरकार, पहला फिसला कर मुझे यहाँ ले आया, लड़की ने कहा और उस नौजवान को बुरा भला कहने लगी और उसके साथ उसने रोना भी शुरू कर दिया। क्या नाम है तुम्हारा पापी? पशकर ने अब उस आदमी से पूछा। शंकर, मेरा नाम शंकर है सरकार, वो शख्स खौफजदा लहजे में बोला। अगर इस वक्त हमें एक और जरूरी काम ना होता तो तुम्हें थाने ले जाकर उल्टा टांग देते। अब तुम्हारी सदा यही है कि कपड़ों का ख्याल दिल में लाए बगैर तोड़ लगा दो। अगर पीछे मुड़ने की कोशिश की तो फिर हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तैयार हो जाओ, 1 2 3। पशकर के 3 कहते ही शंकर नामी वो शख्स बंदूक से निकली हुई गोली की तरह भाग उठा और चंद सेकंड बाद ही तारीकी में गायब हो गया। तुम हमारे साथ चलो। क्या नाम है तुम्हारा? पशकर ने लड़की की तरफ रुख बदला। माधुरी नाम है जी, लेकिन आप मुझे कहाँ ले जाएंगे? छोड़ दीजिए ना मुझे सरकार, थाने मत ले जाइए। माधुरी ने रोते हुए कहा। अब जो कहेंगे, हम तुम्हारे घर चल रहे हैं। पशकर ने उसकी बात काट दी। मेरे घर? माधुरी का रोना एकदम बंद हो गया। हाँ, तुम्हारे घर। अगर किसी ने हमें तुम्हारे साथ देख लिया तो तुम यही कहोगी कि हम तुम्हारे पति के दोस्त हैं। हम तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, खा पी कर रुखसत हो जाएंगे। अब अपना लिबास दुरुस्त कर लो, रास्ते में किसी को ये शुबा नहीं होना चाहिए कि हम भी तुम्हें बहला फिसला कर ले जा रहे हैं। पशकर ने कहा। माधुरी ने अपनी साड़ी दुरुस्त की और उनके साथ चल पड़ी। उसका खौफ अब किसी हद तक कम हो गया था। पार्क से निकलकर वो सड़क पर पहुंच गए। सड़क पर गाड़ियों की आमदोरफ्त जारी थी। इक्का दुक्का पैदल राहगीर भी दिखाई दे रहे थे। अगली चौक पर उन्हें खाली टैक्सी मिल गई। वो तीनों पिछली सीट पर बैठ गए। पशकर ने माधुरी को अपने और तारक के दरमियान बिठा दिया। पशकरी ने ड्राइवर को शाहजहान आबाद चलने को कहा था। तारक को शुबा था कि इस वक्त तक शहर में भी उसकी तलाश शुरू हो चुकी होगी। वो जानता था कि अगर पकड़ा गया तो इस मर्तबा जिंदा नहीं बचेगा। शाहजहान आबाद मुतवस्सित तबके पर मुश्तमिल गुंजान आबादी वाला रिहायशी और कारोबारी इलाका था। लाल किला भी उसी इलाके में वाक़ था और चांदनी चौक को तो उसी इलाके में मरकजी हैसियत हासिल थी। लाल कुमारी सीताराम बाजार से चांदनी चौक की तरफ मुड़ते ही माधुरी ने पशकर का हाथ दबा दिया और पशकर ने ड्राइवर को टैक्सी रोक देने को कहा। टैक्सी रुकते ही वो नीचे उतर आया। पशकर अपनी जेबें टटोलने लगा। तारक का हाथ भी बेइख्तियार कोट की अंदरूनी जेब में चला गया। उसने टटोल कर देखा तो जेब में वैलेट मौजूद था। उसने वैलेट निकाला, उसमें मुख्तलिफ मालियत के 500 रुपए करेंसी नोट मौजूद थे। उसने 10-10 के 2 नोट निकालकर ड्राइवर के हाथ में थमा दिए और पशकर और माधुरी को इशारा किया। वो दोनों आगे बढ़ गए। चांदनी चौक को अगर दिल्ली का दिल कहा जाए तो गलत ना होगा। ये मुतवस्सित और निचले तबके का सबसे बड़ा कारोबारी मरकज था। यहाँ दस्तकारी, जेवरात और इसी किस्म की लातादाद दुकानें थी। बकौल शख्स से यहाँ सुई से लेकर हाथी तक दस्तयाब था। किसी जमाने में यहाँ एक नहर हुआ करती थी जो सड़क को 2 हिस्सों में तकसीम करती थी, लेकिन अंग्रेजों के दौर में ये नहर बंद कर दी गई और चौक के वस में एक चर्च, फुआरा और घंटाघर तामीर कर दिया गया। गर्मियों में चांदनी चौक पर रात गए तक खुए से खुआ चलता था। दिल्ली के जिंदा दिल बांके यहाँ मटर गश्त करते रहते। पान की दुकानों के सामने लोग टोरियों की सूरत में जमा रहते और रेस्तोरानों में हुजूम रहता, लेकिन सर्दियों में इसकी रौनक जल्द मानद पड़ जाती। इस वक्त रात के 10:30 बजने वाले थे। सख्त सर्दी की वजह से आम दुकानें तो सरे शाम ही बंद हो चुकी थी। चंद पान की दुकानें और रेस्तोरान खुले हुए थे, लेकिन वो रौनक नहीं थी जो यहाँ का खासा था। वो चांदनी चौक से होते हुए नेताजी सुभाष मार्ग पहुंच गए। मोड़ पर पहुंचते ही उन्हें रुक जाना पड़ा। तकरीबन 30 गज आगे पुलिस की एक मोबाइल कार खड़ी थी और वो उस तरफ गुजरने वाली गाड़ियों को चेक कर रहे थे। तारक ये अंदाजा दुरुस्त निकला कि पूरे शहर में उनकी तलाश शुरू हो चुकी थी। किस तरफ जाना है माधुरी? पशकर ने सरगोशियाना लहजे में पूछा। उस सड़क के पार तीसरी गली में वो बिल्डिंग है जिसके तीसरे माले पर मैं रहती हूँ, माधुरी ने कहा। अगर यहाँ तक आना था तो टैक्सी इतनी दूर क्यों छोड़ दी थी? पशकर ने उसे घूरा। टैक्सी वाला अपने सामने लगे हुए आईने में मुझे अजीब सी नजरों से घूर रहा था। मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरा घर देख ले और बाद में किसी वक्त आकर मुझे परेशान करे। वो गालबन समझ गया था कि मेरा तुम लोगों से कोई रिश्ता नहीं है। मैं ऐसे लोगों से बचना चाहती थी। मैं एक शरीफ औरत हूँ और तुम्हारी शराफत तो हम अपनी आंखों से देख चुके हैं। पशकर ने उसकी बात काटते हुए कहा। अब थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लो कि मैं तुम्हारा पति हूँ। मेरा नाम पशकर है और ये मेरा दोस्त, समझी? तुम शायद पुलिस को देखकर डर गए हो, लेकिन तुम खुद तो हाँ हम खुद भी पुलिस वाले हैं। लेकिन इस वक्त मैं नहीं चाहता कि अपनी शिनाख्त करवा कर इन पुलिस वालों की उल्टी सीधी बातों का जवाब देना पड़े। तुम वही कहोगी जो तुम्हें कहा गया है, समझी? समझ गई पति महाराज, बादू ने मुस्कुराते हुए कहा। वो चलते रहे। उस मोबाइल वैन के साथ 3 पुलिस वाले थे। एक वैन के सामने खड़ा था और वो एक कार में बैठे हुए लोगों से पूछगछ कर रहे थे। ये लोग जैसे करीब पहुंचे, तीसरे पुलिस वाले ने उन्हें रोक लिया। कौन हो तुम लोग और कहां से आ रहे हो? पुलिस वाले ने पूछा। हम यहीं रहते हैं हवालदार जी, ये मेरे पति हैं पशकर और ये उनका दोस्त है। हम फिल्म देखने गए थे, बड़ा नाम था शहनशाह का, लेकिन बड़ी बोर फिल्म है।
हम तो इंटरवल में उठकर आ गए। अमिताभ अब डाउन हो गया है, उसे चाहिए कि फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर किसी सिनेमा के सामने जोर मूंगफली बेचना शुरू कर दे। लगता है तुम्हें अमिताभ अच्छा नहीं लगता, पुलिस वाले ने मुस्कुराते हुए कहा और पचकर और तारक की तरफ देखने लगा। अजी मुझे तो जहर लगता है, माधुरी ने तंग कर कहा। मैं तो इनके कहने पर चली गई थी। ये सब क्या हो रहा है हवालदार जी, किसी डाकू या कातिल की तलाश है? पचकर बोला। तिहाड़ जेल से 2 खतरनाक कैदी फरार हो गए हैं। एक तो पुलिस की गोलियों से मारा गया और दूसरा पुलिस को धोखा देकर भाग निकलने में कामयाब हो गया। पूरे शहर में उसी को तलाश किया जा रहा है, पुलिस वाले ने कहा। आपके पास तस्वीर तो होगी उस कैदी की जिससे उसको शिनाख्त किया जा सके? पचकर ने कहा। नहीं, वो कश्मीरी मुसलमान है, सिर्फ यही उसकी शिनाख्त है, पुलिस वाले ने कहा और दाईं तरफ से आती हुई एक कार को रुकने का इशारा करने लगा। तारक का दिल बड़ी तेजी से धड़क रहा था। उसने पचकर को कूनी से हल्का सा ठहुका दिया। पचकर ने माधुरी का हाथ थाम लिया और वो तीनों सड़क पार करने लगे। किसी पुलिस वाले ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। वो एक कदरे कुशादा सड़क पर चलते रहे। उस सड़क पर इक्का दुक्का दुकानें खुली हुई थी। तीसरी गली की नुक्कड़ पर मलबारी का एक छोटा सा रेस्टोरेंट था। चंद आदमी उस रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। उस गली में तमाम इमारतें 3-3 और 4-4 मंजिला थी। वो 5वीं इमारत में दाखिल हो गए। गेटवे में मदम सी रोशनी का एक बल्ब जल रहा था और जीने में नीम तारीकी थी। माधुरी आगे थी, उसके पीछे पचकर और आखिर में तारक। वो अंधेरे में एहतियात से सीढ़ियां चढ़ते रहे। तीसरी मंजिल की लैंडिंग पर वो लोग रुक गए। आमने सामने 2 फ्लैटों के दरवाजे थे, यहाँ भी अंधेरा था। माधुरी ने ब्लाउज में से चाबी निकाली और टटोल कर दरवाजा खोलने लगी। दरवाजा खुलते ही पचकर और तारक भी उसके साथ अंदर दाखिल हो गए। माधुरी दीवार टटोल कर स्विच तलाश करने लगी। उसके बत्ती जलाने से पहले तारक दरवाजा बंद कर चुका था। बल्ब की तेज रोशनी में एक लम्हे को तारक की आंखें चुंधिया गई और जब उसकी आंखें रोशनी से मानूस हुई तो उसने पहली मर्तबा गौर से माधुरी को देखा। उसके चेहरे पर अब कोई खौफ नहीं था और वो खासी हसीन भी थी। पचकर को भी उसने पहली मर्तबा गौर से देखा। वो 30-32 साल की उम्र का आदमी था। तराज कामत, छिरेरा बदन और चेहरे के नकूश खासे जादब नजर थे। वो एक खूबरू नौजवान था और जिनसे मुखालिफ के लिए उसमें खासी कशिश थी। जेल से फरार होते वक्त भी तारक यही सोचता रहा था कि उसके साथ कोई धोखा तो नहीं हो रहा। उसका ताल्लुक कश्मीर की लिबरेशन फ्रंट से था। उन्हें हिंदुओं का बदतरीन दुश्मन तस्वुर किया जाता था, लेकिन अब एक हिंदू उसे मौत के मुंह से निकाल कर लाया था। उसके जहन में अचानक सलीम का ख्याल उभर आया, उसका दोस्त, उसका साथी। सलीम ने जेल में बड़ा तशद्दुद बर्दाश्त किया और अब फरार की कोशिश में जान से हाथ धो बैठा था। रास्ते में जब पुलिस वाले ने यह बताया कि जेल से फरार होने वाले 2 कैदियों में से एक पुलिस की गोलियों से हलाक हो चुका है तो तारक के दिल पर एक खूंसा सा लगा और वो बड़ी मुश्किल से अपनी कैफियत को दूसरों से छुपा सका था। क्या सोच रहे हो? पचकर की आवाज सुनकर तारक चौंक गया। ओह कुछ नहीं, मैं दरअसल अपने दोस्त के बारे में सोच रहा था, उसने कहा। मुझे अफसोस है। पचकर इससे ज्यादा कुछ ना कह सका। वो चंद में खामोश रहा, फिर माधुरी की तरफ मुतवज्जो हो गया जो करीब खड़ी थी। क्या चाय मिल सकेगी? इस वक्त हम दोनों बड़ी शिद्दत से चाय की तलब महसूस कर रहे हैं। तुम लोग उस कमरे में चलकर बैठो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ, माधुरी ने कहा। चाय से पहले मैं नहाना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारे शोर के कपड़ों का एक जोड़ा चाहिए, तारक ने कहा। मैं तुम्हें कपड़े निकाल देती हूँ, मेरा ख्याल है तुम्हें पूरे आ जाएंगे, माधुरी कहती हुई अलमारी की तरफ बढ़ गई। वो दोनों भी उसके कमरे में आ गए। ये 2 कमरों का फ्लैट था और सादो सामान देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि उनका ताल्लुक मुतवस्सित तबके से है। माधुरी ने एक पैंट शर्ट लाकर तारक को दे दी। बाथरूम उधर है, तुम नहा लो, मैं इतने में चाय बनाती हूँ, माधुरी कहती हुई किचन की तरफ चली गई। पचकर भी उसके पीछे ही कमरे से निकल गया। तारक ने जिस्म पर जो लिबास पहन रखा था उसकी जेबों से तमाम चीजें निकालकर मेज पर रख दी और माधुरी के शोर के कपड़े उठाकर बाथरूम में घुस गया। बाथरूम में जब उसने कपड़े उतारे तो अपने जिस्म पर कई जगह गलादत चिपकी हुई देखकर उसे अपने आप से घिन आने लगी। वो खूब मल कर नहाया और फिर माधुरी के दिए हुए कपड़े पहनकर बाहर आ गया। पचकर कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसी वक्त माधुरी किचन से चाय लेकर आ गई। एक कप उसने अपने सामने रख लिया और 2 उनकी तरफ बढ़ा दिए। मेरा ख्याल है तुम वो लोग नहीं हो जो जाहिर किया था। पुलिस से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। कहीं तुम वही तो नहीं जिन्हें पुलिस तलाश कर रही है? माधुरी ने बारी बारी दोनों को देखा। तुम गलत समझी हो, पचकर बोला। तुमने उस पुलिस वाले को ये कहते हुए तो जरूर सुना होगा कि जेल से 2 आदमी फरार हुए थे और उनमें से एक पुलिस की गोलियों से छिलनी हो गया था। कुछ देर पहले तुम उसके किसी साथी के बारे में अफसोस का इजहार कर रहे थे। माधुरी ने पचकर के चेहरे पर नजरें जमा दी। वो तो हम कुछ और बात कर रहे थे, पचकर ने कहा। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? माधुरी ने बारी बारी दोनों को देखा। जब तुम लोगों ने पार्क में मुझे उस आदमी के साथ पकड़ा था तो मैं यही समझी थी कि तुम लोगों का ताल्लुक पुलिस से है। तुम लोगों ने उस शख्स को छोड़ दिया। तब मेरे दिल में ख्याल आया कि अब तुम लोग मुझे एक खिलौने की तरह इस्तेमाल करोगे, लेकिन तुम्हें मेरे जिस्म से कोई दिलचस्पी नहीं, तो फिर मेरे साथ यहाँ क्यों आए हो? बात दरअसल ये है कि हम इस शहर में परदेसी हैं और आज की रात यहाँ गुजारना चाहते हैं। पार्क में उसी नीयत से गए थे कि कहीं पढ़कर सो रहेंगे, लेकिन इत्तेफाक से तुम दोनों हमारे हाथ लग गए। हमने सोचा कि तुम दोनों में से किसी के घर रात बसर की जा सकती है। वो शख्स तो हमारे लिए बेकार साबित हुआ। तुमने बताया कि तुम्हारा शोर शहर से बाहर गया हुआ है और तुम घर में अकेली हो, इसलिए हम यहाँ आए हैं। इसके अलावा हमें किसी चीज से कोई दिलचस्पी नहीं, इस मर्तबा, तारक ने कहा। इस शहर में अजनबी हो या पुलिस से बचना चाहते हो? माधुरी ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा।
तुमने बाहर की झाड़ियों में उस शख्स का लिबास क्यों पहना था? क्या ये गलत है कि तुम जेल के कपड़ों से निजात हासिल करना चाहते थे? मैं दावे से कह सकती हूँ कि जेल का वो लिबास अब भी वहाँ झाड़ियों में मौजूद होगा। तारे के मुंह से बेइख्तियार गहरा सांस निकल गया। उसने पचकर की तरफ देखा। उसके चेहरे के तासरात भी बदल रहे थे। माधुरी वाकई ज़हीन औरत थी। पार्क से लेकर घर पहुंचने तक जो कुछ भी हुआ था उससे माधुरी ने उनके बारे में बिल्कुल सही अंदाजा लगाया था। तुम्हारे साथ पार्क में वो आदमी कौन था? पुष्कर ने पूछा। मैं उसे नहीं जानती, माधुरी ने गहरा सांस लेते हुए कहा। वो मुझे बाजार में मिला था और बहला फिसला कर लालच देकर अपने साथ ले गया। वैसी वैसी औरत नहीं हूँ, शरीफ औरत हूँ। अगर मेरे पति को इस बात का इल्म हो गया तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तुम्हारी शराफत का मुजाहरा तो हम देख चुके हैं। कोई शरीफ औरत ना तो किसी लालच में आती है और ना ही किसी को दावत देती है। मजबूरी भी कोई चीज होती है, माधुरी ने कहा। मैं यही समझी थी कि तुम लोग मेरी मजबूरी से फायदा उठाना चाहते हो। मैं हर कीमत पर इस बात को अपने पति से छुपाना चाहती हूँ। वो बहुत जालिम आदमी है और अक्सर मुझे मारता पीटता रहता है। मुझे अफसोस है, पुष्कर ने कहा। तुमने अमानत में खयानत करके कोई अच्छी मिसाल कायम नहीं की। शरीफ औरतें जिंदगी तज देती हैं, गीली लकड़ी की तरह जिंदगी भर सुलगती रहती हैं, लेकिन तुम्हारी तरह भटकती नहीं है। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? जाओ, चले जाओ, माधुरी चीखी। चीखो मत, शंकर के हल से वो राहट निकली। ये मत भूलो कि हमने तुम्हें एक आदमी के साथ रंग रलियां मनाते हुए पकड़ा था और अगर तुम्हारे शोर को इस बात की भनक भी मिल गई तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। क्या चाहते हो तुम लोग? माधुरी के लहजे में बेबसी थी। सिर्फ आज की रात यहाँ बसर करना चाहते हैं, शायद कल का दिन भी यहीं गुजारना पड़े। हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन अगर तुमने किसी को हमारे बारे में कुछ बताने की कोशिश की तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो तुम लोग वही हो ना जिन्हें पुलिस तलाश कर रही है, लेकिन उनमें से तो एक मारा गया था और तुम लोग पुलिस ने अपनी कारकर्दगी बढ़ाने के लिए एक कैदी के मारे जाने का ढोंग रचाया है। पुष्कर ने उसकी बात काट दी। किसी राहगीर को छिलनी करके उसे कैदी जाहिर कर दिया, जबकि हम दोनों जिंदा हैं और तुम्हारे सामने हैं। पुलिस का यह कहना भी गलत है कि तिहाड़ जेल से फरार होने वाले कैदी कश्मीरी मुसलमान हैं। हम दोनों सहारनपुर के रहने वाले हैं। एक डकैती के दौरान 3 आदमी हमारे हाथों मारे गए थे। हम सहारनपुर से भागकर दिल्ली आए। हमारा इरादा यहाँ से मुंबई जाने का था, लेकिन 1 साल पहले दिल्ली की पुलिस ने हमें ढूंढ निकाला। पुलिस मुकाबले में एक और आदमी हमारे हाथों मारा गया। हम 1 साल से जेल में थे। हमारा मुकदमा अभी जेरे समात है। चंद रोजों बाद मुकदमे का फैसला होने वाला था। हमें यकीन था कि इस मुकदमे का फैसला हमारे लिए सजाए मौत के सिवा कुछ नहीं होगा। हमने राय फरार का मंसूबा बनाया और बिलाखिर अपने मकसद में कामयाब हो गए। हमें सर छुपाने की कोई जगह तलाश थी और इत्तफाक से तुम हमें मिल गई। शक्ल से तो तुम लोग डाकू और कातिल नहीं लगते, माधुरी ने बारी बारी दोनों की तरफ देखते हुए कहा। शक्लें अक्सर धोखा दे जाती हैं, पुष्कर ने कहा। हमें भारत का सफाक तरीन इंसान कहा जा सकता है। इंसानी जिंदगी हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखती। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में हमारे नाम की धूम मची हुई है। लोग हमारा नाम सुनकर ही थर थर कांपने लगते हैं। माधुरी के चेहरे के तासरात बदल गए, आंखों में खौफ की झलक सी उभर आई। वो एक मर्तबा फिर बारी बारी दोनों की तरफ देखने लगी। अगर तुम हमसे ताउन करोगी तो हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, पुष्कर ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। मुझसे क्या चाहते हो? माधुरी ने कांपते हुए लहजे में कहा। ये जानकारी वो दहल गई कि इस वक्त वो 2 इंतहाई शफाक और खतरनाक इंसानों में घिरी हुई है। सिर्फ ताउन, पुष्कर ने कहा। हम आज की रात यहाँ गुजारना चाहते हैं। पुलिस का ये जोश व खरोश कल सुबह तक खत्म हो जाएगा या ज्यादा से ज्यादा कल शाम तक ये सरगर्मी रहेगी। हंगामा सर्द पड़ते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। अगर मेरे शोर को या किसी और को पता चल गया कि तुम लोग मेरे फ्लैट में पनाह लिए हुए हो तो मैं भी मारी जाऊंगी, माधुरी ने कहा। तुम्हारा पति बकौल तुम्हारे 3-4 दिन के लिए बरेली गया हुआ है और रात को तुम्हारे किसी पड़ोसी के आने का भी सवाल पैदा नहीं होता। जब तक हम यहाँ रहेंगे तुम इस बात का ख्याल रखोगी कि कोई पड़ोसी या पड़ोसन तुम्हारे फ्लैट में आने ना पाए। अब रात आधी होने वाली है, तुम चाहो तो अपने कमरे में जाकर सो जाओ। हम यहीं सोते जागते गुजार लेंगे, पुष्कर ने कहा। माधुरी चांद में उनकी तरफ देखती रही, फिर उठकर अपने कमरे में आ गई। उसने कमरे का दरवाजा खुला ही छोड़ दिया। खौफजदा होने के बावजूद उसे इनसे कोई डर महसूस नहीं हो रहा था। वो कुछ देर पलंग पर लेटी रही, फिर पलंग के करीब छोटी सी मेज पर रखे हुए रेडियो के स्विच ऑन कर दिया। इस वक्त रेडियो पर एक फिल्मी गीत आ रहा था, लेकिन वो गीत जल्दी खत्म हो गया और खबरें नशर होने लगी। माधुरी कुछ देर तक खबरें सुनती रही। उसे सियासत से कोई दिलचस्पी ना थी। वो रेडियो बंद करना ही चाहती थी कि उसी वक्त बुलेटिन की एक नई खबर शुरू हुई और माधुरी बटन दबाते दबाते रह गई। न्यूज रीडर कह रहा था, आज शाम दिल्ली की तिहाड़ जेल से 2 खतरनाक कैदी फरार हो गए। उनका ताल्लुक कश्मीर लिबरेशन फ्रंट से था। उन्हें 4 साल पहले दिल्ली में हुकूमत हिंद के खिलाफ तकरीबी सरगर्मियों में दहशतगर्दी और जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था और उनका मुकदमा अभी जेरे समात था। इब्तदाई तहकीकात से पता चला कि वो गटर के रास्ते फरार हुए थे। उनके फरार की इतला मिलते ही पुलिस ने जेल के आसपास के इलाके को घेरे में ले लिया। एक मौके पर दोनों मफरूर कैदी पुलिस की नजरों में आ गए। उन्होंने मुकाबला करने की कोशिश की। एक कैदी पुलिस की गोलियों का निशाना बनकर हलाक हो गया, जबकि दूसरा कैदी फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस राय के मुताबिक फरार होने वाले उस कैदी को बाहर की इमदाद भी हासिल थी, लेकिन आखिरी मर्तबा एक और आदमी भी उसके साथ देखा गया था। मफरूर कैदी का नाम तारिक सईद है। उसकी उम्र 30 साल और रेडियो पर मफरूर कैदी का हुलिया बताया जा रहा था।
ये उलिया इस कदर वादे था कि तारक को हजारों लोगों में भी शिनाख्त किया जा सकता था। माधुरी ने रेडियो बंद कर दिया। तारक और पचकर भी खबरें सुन रहे थे। कमरे का दरवाजा खुला होने की वजह से रेडियो की आवाज उन तक साफ पहुंच रही थी। रेडियो बंद हो गया। वो दोनों मानी खेद निगाहों से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, पचकर ने मदम लहजे में कहा। तुम्हारा उलिया इस कदर वादे है कि तुम्हें आसानी से शिनाख्त किया जा सकता है। इसका मतलब है कि तुम्हें चंद रोज तक किसी पनाहगाह में रहना होगा। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ सकी, तारक ने कहा। वो क्या? पचकर ने सवालिया निगाहों से उसे देखा। जेल में जिस कैदी ने फरार होने में मेरी मदद की थी वो तिब्बती था। मैं तो उसका नाम भी नहीं जानता। उसने कहा था कि जेल के बाहर पचकर हमारा इंतजार करेगा और तुम भी हमें मिल गए। फरार की इस कोशिश में मेरा साथी जान से हाथ धो बैठा। तुम अगर चाहते तो सूरत की नजाकत के पेश नजर मुझे छोड़कर जा सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। हालांकि तुम्हारी जान को भी उतना खतरा है जितना मुझे। मैं तुम्हारे बारे में अभी कुछ नहीं जान सका। तुम कौन हो और किसके कहने पर हमें जेल से निकाला गया? मुझे सिर्फ ये हुक्म मिला कि तुम दोनों को बाहिफाजत तिहाड़ बस्ती में चंदन नामी एक शख्स के सामने पहुंचा दूं। लेकिन तुम्हारा अब तिहाड़ बस्ती में जाना खतरे से खाली नहीं, पचकर ने कहा। फिर वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, मेरे बारे में कोई नहीं जानता। मैं कल सुबह तिहाड़ जाकर चंद लोगों से मिलूंगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि तुम्हें कहाँ पहुंचाना है। क्या तुम्हारा ताल्लुक किसी तंजीम से है? तारक ने पूछा। हाँ, पचकर ने इस बात में सर हिलाया। हमारी तंजीम बाल ठाकरे की शिव सेना के मुकाबले में बनाई गई थी। बाल ठाकरे नफरत और ताज्जुब को हवा दे रहा था, लेकिन हमारी तंजीम का मकसद आपस में मोहब्बत और भाईचारे की फदा पैदा करना है। हम मजहब कौमियत से बालातर होकर काम करते हैं। हमारी ये तंजीम फिलहाल खुफिया तौर पर काम कर रही है और उसके मेंबरों की तादाद ज्यादा नहीं है। तंजीम के लीडरों ने बाज बड़ी तंजीमों से राब्ते कायम कर रखे हैं। हम एक दूसरे के काम आते हैं। तुम्हारी तंजीम ने भी हमारी तंजीम से राब्ता कायम करके तुम दोनों को जेल से निकलवाने की दरख्वास्त की थी। उसके लिए पिछले 3 महीनों से प्लानिंग हो रही थी और अब उसे अमली जामा पहनाया गया। लेकिन मुझे तुम्हारे साथी की मौत का बेहद अफसोस है। मैं उसे कभी नहीं भुला सकूंगा। तारक ने गहरा सांस लेते हुए कहा। वो मेरा बेहतरीन दोस्त था। हमने बहुत अरसा एक साथ गुजारा था। दोस्तों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। पचकर के मुंह से बेइख्तियार गहरा सांस निकल गया। आहट सुनकर उन दोनों ने बैक वक्त पीछे घूम कर देखा। माधुरी अपने कमरे के दरवाजे में खड़ी उनकी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में एक नए खौफ की झलक नजर आ रही थी। ओह तुम? तारक एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। तुमने शायद रेडियो की खबरें सुनी। मैंने रेडियो की खबरें भी सुनी है और तुम दोनों की बातें भी, माधुरी ने जवाब दिया। उसके लहजे में हल्की सी कपकपाहट थी। तुम लोग अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। मैं किसी मफरूर को अपने घर में जगह नहीं दे सकती। अगर तुम लोग ना गए तो मैं शोर मचाकर लोगों को चीख चीख कर बता दूंगी। इस बात में अगर शायद तुम ये भूल गई हो कि हमने तुम्हें पार्क में किस हालत में पकड़ा था। पचकर भी अपनी जगह से उठकर उसके सामने आ गया। मैं अपने उस जुर्म की इतनी बड़ी कीमत नहीं दे सकती जिसका खुमियाजा पूरी कौम को भुगतना पड़े। तुम लोग तकरीबकार और दहशतगर्द हो। न जाने कितने बेगुनाह तुम्हारे हाथों से मौत के घाट उतर चुके हैं और कितने लोग और मरेंगे। तुमने शायद रेडियो की उस खबर पर यकीन कर लिया है कि मैं तकरीबकार और दहशतगर्द हूँ, लेकिन यकीन करो कि आज तक कोई इंसान तो क्या चिड़िया का बच्चा भी मेरे हाथ से नहीं मरा। तुम्हारे रेडियो ने हमारी दहशतगर्दी की फर्जी और मन गढ़ंत दास्तानें तो सुना दी, लेकिन ये नहीं बताया कि तुम्हारे सूरमा कश्मीर में निहत्थे और बेगुनाह मुसलमानों के साथ क्या सलूक कर रहे हैं। वहाँ रोजाना सैकड़ों लोगों की जानों को बेदर्दी से ज़िबा किया जा रहा है, उन्हें जिंदा जलाया जा रहा है और उनकी औरतों को सरेआम रुसवा किया जा रहा है। उनका जुर्म सिर्फ ये है कि वो आज़ादी मांग रहे हैं जो उनका पैदाइशी हक है। क्या तुम्हें उन औरतों से कोई हमदर्दी नहीं जिन्हें उनके घरों से निकालकर सड़कों पर नंगा किया जा रहा है? उन मासूम बच्चों से कोई हमदर्दी नहीं जिन्हें संगीनों की नोक पर उछाला जा रहा है? क्या जुर्म क्या है उन मासूम बच्चों का? कितनी दहशतगर्दी की है उन्होंने? क्या तुम्हें उन बूढ़े माँ बाप से कोई हमदर्दी नहीं जिनके जवान बेटों को उनकी आंखों के सामने भेड़ बकरियों की तरह ज़िबा किया जा रहा है? मेरा और मेरे दोस्त का जुर्म सिर्फ ये था कि हम रोजगार की तलाश में यहाँ आए थे, लेकिन हमें दहशतगर्दी के इल्जाम में जेल में ठोंस दिया गया। इन 4 बरसों के दौरान जेल में हमारे साथ जो इंसानियत सोच सलूक किया गया तुम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती। हमारा जुर्म सिर्फ ये था कि हम कश्मीरी हैं और मुसलमान हैं। शायद दिन मुसलमानों का कत्लेआम होता है, उनके घरों को नजरे आतिश कर दिया जाता है। आखिर क्या जुर्म है उनका? तुम्हारी इस बिल्डिंग में भी मुसलमान घराने होंगे। उन्होंने कितनी मर्तबा तुम्हारा घर जलाया, कितनी बार तुम्हारी असमत लूटी। खामोश क्यों हो माधुरी? जवाब दो, किसी मुसलमान ने तुम्हें कभी क्या गजीन पहुंचाई? तारक कुछ जज्बाती हो गया। वो खामोश होकर माधुरी की तरफ देखने लगा जो खामोश खड़ी थी। देखो माधुरी, इस मर्तबा पचकर ने उसे मुतवज्जो करते हुए कहा, मैं हिंदू हूँ, मेरी हमदर्दियां हिंदुओं से होनी चाहिए और हैं। मैं वतन का गद्दार नहीं हूँ। मुझे भी हिंदुस्तान से उतनी ही मोहब्बत है जितनी तुम्हें हो सकती है। मेरा शुमार उन लोगों में होता है जो हिंदुस्तान को मोहब्बत और आश्ती का गहवारा बनाना चाहते हैं। ये मोहब्बत और भाईचारा उसी वक्त कायम हो सकता है जब हम दूसरे की खुशी को अपनी खुशी और दूसरे के दुख को अपना दुख समझे। किसी का हक गसब ना करें। अगर किसी के साथ ज्यादती ना हो तो वो कभी सर उठाने की कोशिश ना करे। आज पंजाब, कश्मीर, तमिलनाडु और सिक्किम वगैरह में जो लोग अपना हक मांग रहे हैं, क्या इस बात का सबूत नहीं कि मादी में उनके साथ बहुत सी ज्यादतियां हुई हैं, उनके हुकूक सलब किए गए हैं? क्या हकदार को उसका हक नहीं देना चाहिए? बोलो, मेरी बात का जवाब दो माधुरी। इस वक्त तुम हमारे सामने बेबस खड़ी हो।
तुम्हें जिस हालत में पकड़ा गया उसके पेशे नजर तुम आसानी से ब्लैकमेल हो सकती हो। यहाँ तक तुमने अपने आप को प्लेट में सजाकर हमारे सामने पेश कर दिया था, लेकिन इस शख्स ने उसने तारक की तरफ इशारा किया। इस मुसलमान ने तुम्हें डांट दिया। क्या ये इसकी शराफत का सबूत नहीं कि ये लोग ना तो किसी के साथ ज्यादती करना जानते हैं और ना ही किसी की मजबूरी से फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। बोलो माधुरी, खामोश क्यों हो? मैं कुछ नहीं जानती, तुम लोग सुबह यहाँ से चले जाओ, माधुरी ने रूंधी हुई आवाज में कहा और कमरे में दाखिल होकर धड़ से दरवाजा बंद कर दिया। ये तो गड़बड़ होगी, तारिक ने पशकर की तरफ देखते हुए कहा। मुझे अंदाजा नहीं था ये खबर रेडियो पर भी नशर हो सकती है और तुम्हारा हुलिया इस तफसील से बताया जाएगा कि आसानी से शिनाख्त कर लिए जाओगे, पशकर ने कहा। चंद लम्हों की खामोशी के बाद वो दोबारा बोला। माधुरी ने बहरहाल हमें रात गुजारने की इजाजत दे दी है। मैं कल सुबह चंदन से राब्ता कायम करने की कोशिश करूंगा। उसे मालूम हो जाएगा कि तुम्हें कहाँ पहुंचाया जाए। अगर चंदन से मुलाकात ना हुई तो? तारिक ने पूछा। इस सूरत में मुझे भी कुछ परेशानी हो सकती है और तुम्हें भी।